Kit and welcome to एग्ज़ाम ट्रेज़री। सबसे थैंक पहले यू सर। बहुत-बहुत बधाई हो जेएनयू क्रैक करने के लिए। सो थोड़ा-सा आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर बता दीजिए आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया जेएनयू में एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल। थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने राजस्थान से आता हूँ मैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। फिर हुँ, उसके बाद एमए करना था मुझे जेएनयू से, तो जेएनयू का एंट्रेंस मैंने पिछली बार भी दिया था, पिछली बार हुँ, हुआ नहीं था। फिर उसको दोबारा मैंने रिकैलकुलेट किया और देखा कि कहाँ कमी रह गई और क्या नहीं हो पाया था, उसको दोबारा करके इस बार दिया मैंने। तो इस बार मेरा हुआ है पीआईएसएम में, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज में इस बार मेरा हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो और देखिए हम लोग के लिए एक एडवांटेज भी हो गया है कि आपने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दिया तो एक कंपैरेटिव वे में भी आप बता सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप जो है मतलब आप मान के चलिए कि 1 साल से कर रहे होंगे। तो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने जैसे आपने लास्ट ईयर भी दिया था और इस बार दिया, एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज आ गई, लास्ट ईयर जो है एक अलग-अलग एग्ज़ाम होता था, इस बार एक सिंगल एग्ज़ाम है। तो हुँ, पैटर्न हुँ। के रूप में आपने उस स्ट्रैटेजी में क्या चेंज किया? जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेज़ लाए? सर, पिछली बार तो जो एग्ज़ाम था, उसमें जो 3 एग्ज़ाम अलग-अलग होते थे। पहला हुँ, पीओएलएम का अलग, आईआरएएम का अलग और पीआईएसएम का अलग। पीओएलएम में वो पूरा पॉलिटिकल साइंस डोमेन का आता था और आईआरएएम में इंटरनेशनल रिलेशन का और पीआईएसएम में दोनों का मिक्स आता था। तो हुँ, उसमें एक तो सिलेबस बहुत वेग था, मतलब कुछ भी ऐसे हुँ, डिफाइन नहीं था कि आपको ये पढ़ना है और ये आएगा। तो आप पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में जो कुछ आ रहा है या आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीए का, उसमें जो कुछ आ रहा है वो सब पढ़ना होता था। ऐसा कुछ हुँ, भी डिफाइन नहीं था कि ये आएगा। उसके बाहर के भी क्वेश्चन आते थे, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से भी आते थे। पिछली बार इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन्स आए थे। हुँ, हुँ, तो ऐसा आइडिया नहीं होता था कि पढ़ना क्या है। तो वो उस समय मुश्किल थी। उसके अलावा आईआर से अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जैसे किताब से बहुत क्वेश्चन्स आते थे। यानी आपको बहुत अलग-अलग तैयारी करनी पड़ती है। आईआर के लिए बहुत अलग पढ़ना पड़ता था और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो और ज़्यादा। सो तब ये बहुत वेग हो गया था। अब उन्होंने क्या किया है, सीयूईटी में सिलेबस डिफाइन कर दिया है। आपको हुँ, हमको एक्यूरेटली पता है कि कौन-कौन से टॉपिक है, किनको पढ़ना है और कितना डीप जा सकते हैं। और सिलेबस डिफाइन तो किया ही है, उस सिलेबस को छोटा भी कर दिया है। यानी अब उसको पढ़ना, उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ी हो गया है। और अब अगर क्वेश्चन एक आध कोई बाहर से आ भी जाए एक्सेप्शनली तो अलग बात है, बाकी सब कुछ सिलेबस के अंदर ही रहता है। तो पहला एक बेनिफिट हो गया मेरे को ये, पिछली बार से लेकर इस बार तक। सो पिछली बार एक तो बहुत वेग सिलेबस था, बहुत ज़्यादा पढ़ना था, बहुत पढ़ा भी बहुत, लेकिन उसके बाद भी हो नहीं पाया। लेकिन फिर इस बार बैठ के देखा मैंने कि क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हो पाया? तो बेसिकली जो चीज़ मिस हो रही थी पिछली बार में इस बार में वो था मॉक टेस्ट, कि मैंने पिछली बार पढ़ा उतना ही था, इस बार भी उतना ही पढ़ा। लेकिन पिछली बार मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। यानी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले एक मॉक दिया था, उसके बाद एग्ज़ाम देने गया, तो तब वो रह गया। फिर जो मेरे कुछ दोस्त थे जिनका हो गया, उनसे मैंने बातचीत की और उनको पूछा कि मैंने ऐसा क्या डिफ़रेंस क्या रहा आपके मेरी प्रिपरेशन में कि मैं कुछ मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया था मैं। तो मैंने कहा ऐसा हुँ, डिफ़रेंस क्या रह गया? मैंने डिस्कस किया। तो डिस्कस करने में पता चला कि एक तो उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। बहुत सारे उन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे और उसकी वजह से उनको एक अलग एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी हो गई थी एक तरह से। सो हुँ, इस हुँ, बार मैंने वही पिक किया और ऐसा करने के बाद ही मैंने एग्ज़ाम ट्रेजरी से भी मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, वहाँ से 10 पेपर लिए मैंने, वो ट्राई किया मैंने। पल्सर्स हेल्प एक चैनल है, वहाँ से मैंने हुँ, एक टेस्ट सीरीज़ ली। ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट करने के बाद फिर वो जो लास्ट में जो शार्प चाहिए थी, अपनी प्रिपरेशन को जो हुँ। शार्पनेस देनी थी, वो शार्पनेस मॉक टेस्ट से ही मिल पाई। सो मेरा मानना है कि उसकी वजह से इस बार हो पाया, जो पिछली बार नहीं हो पाया था। हुँ, हुँ। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए देखिए एक जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ सभी स्टूडेंट का, अब क्या है कि अब क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम हो गया है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं आईआरएम या पीआईएसएम, आपको मोस्टली पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। तो हुँ। इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, उनका एक ही क्वेरी होता है कि कौन-कौन से स्पेसिफिक बुक पे हम लोग को टिके रहना चाहिए। अब जिस तरीके से सिलेबस वेल डिफाइंड हो गया है, तो क्या उस सिलेबस के अनुसार से हम लोगों को एक पर्टिकुलर बुक पे फोकस करना चाहिए या मल्टीपल बुक्स में? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉलिटिकल थ्योरी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में एक सिंगल बुक जो आप रिकमेंड करना चाहिएगा फॉर प्रिपरेशन? पॉलिटिकल थ्योरी में सर मैं रिकमेंड करूँगा ओपी गवा। हुँ, एक हुँ। उससे ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में, उससे ज़्यादा बेहतर बुक जो आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे और एक ऐसी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग दे जो आपको समझ आए। यानी अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से आते हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं, लेकिन तब भी आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना चाहते हैं आगे यूपीएससी पर्पज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए ओपी गवा एक ऐसी बुक है जो आपको
उसी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के वे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा सकें, जो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरत होगी। वैसे तो हुँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप पूरा सिर्फ़ किताब से पढ़कर नहीं कर सकते हुँ, कि हुँ, उसमें आप आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन हुँ, एग्ज़ाम की तैयारी तो आप मॉक टेस्ट से ही करेंगे, आप एमसीक्यूज़ मिलाकर ही करेंगे। लेकिन हुँ, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना भी सिर्फ़ एमसीक्यूज़ भी हेल्प नहीं कर पाएँगे। तो हुँ, उसके लिए आपको जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैंने ओपी गवा पे फ़ोकस किया। मैंने ओपी गवा ही पढ़ा, उसके अलावा मैंने दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कुछ भी दूसरी बुक नहीं फ़ॉलो की मैंने। हुँ, दूसरा मैंने उसके बाद वर्ल्ड इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे ओपी गवा को भी पढ़ा था। पिछली बार मैंने ओपी गवा को पढ़ा था, लेकिन ओपी गवा को पढ़ने के बाद भी कुछ टॉपिक मेरे रह रहे थे। जैसे ओपी गवा हुँ, में उन्होंने बेसिकली एरिस्टोटल या प्लेटो या इनके बारे में मार्क्स के बारे में सब कुछ दे दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन से निकल के आ रहे थे, जो उन थिंकर्स के बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन ओपी गवा में नहीं थे। तो हुँ, उसके हुँ, लिए मैंने फिर शेफाली जा की एक बुक थी, मैंने दोनों बुक को कंबाइन किया, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, शेफाली जा को भी पूरा नहीं पढ़ा मैंने। ओपी गवा में जो रिलेवेंट थिंकर्स थे, जो सिलेबस में थे वो, और फिर शेफाली जाम में से वो थिंकर जो ओपी गवा में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हुए थे, पूरी तरह नहीं आए थे। हुँ, हाँ, उनको फिर शेफाली जा से मैंने उसको हेल्प किया, उनको ऐड कर लिया, दोनों को कंबाइन करके मैंने उसके लिए पढ़ा। और हुँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, उसके लिए ओपी गवा की एक बुक थी बेसिक, वही पढ़ी मैंने। उसके अलावा हुँ, फिर यूट्यूब से ही कुछ लेक्चर देखे मैंने अलग-अलग। अ, एक हुँ, यूजीसी का भी अपना एक चैनल है, वहाँ पे ऐसे कुछ लेक्चर, कुछ प्रोफेसर्स अपने लेक्चर देते हैं, हुँ, तो हुँ, वही पढ़ा कि बहुत ज़्यादा आता नहीं है आईपीटी में से। और हुँ, जो आता भी है वो जनरल नॉलेज, जैसे विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, इनके बारे में राजा राममोहन राय, इनके बारे में उनकी बेसिक जो वो लोग थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में जनरल नॉलेज ही आता है, बहुत ज़्यादा डीप वो पूछते नहीं है। तो हुँ, उसके लिए हुँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, वो यहीं से हो गया था। तो मेन फोकस इधर था, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, लक्ष्मीकांत से बेटर कुछ और हो नहीं सकता था। और लक्ष्मीकांत भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी किताब है, लेकिन आपको हुँ, पूरी नहीं पढ़नी पड़ती। उसमें भी जो हुँ, रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो बीए के सिलेबस में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले लीजिए, वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। उसको हुँ, लेकर मैंने उसमें जो-जो टॉपिक थे, उनको लक्ष्मीकांत से कवर कर लिया, उसको बहुत बार रिवीजन किया। और अगर आप मुझे कहें तो मैं मानूँगा कि मॉक टेस्ट और दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है, वो रिवीजन है। मतलब हुँ, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही किताब लें और उसको 10 बार पढ़ लें, ये बेटर है इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स एट अ टाइम। सो हुँ, लक्ष्मीकांत के लिए मैंने उसके जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको बहुत बार रिवाइज़ किया, 5, 6, 7 बार मैं कम से कम उन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर चुका था एग्ज़ाम से पहले। सो हुँ, वो हो चुका था। और पब-मेड मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, और क्योंकि सिलेबस में था भी नहीं, हालाँकि उससे 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन मैंने हुँ, पढ़ा नहीं, जो क्वेश्चन आए वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप थोड़ा बहुत ही पब-मेड अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है, तो उससे हो जाते थे वो कवर। और हुँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा। जेसी जौहरी की बुक है, लेकिन बुक बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा हुँ। लेंथी बुक है, और बहुत ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन है जो सीयूईटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो ओवरकिल करती है। तो उसमें भी ऐसे जैसे टॉपिक्स पढ़े अभी मैंने। की बुक जो है वो लास्ट ईयर तक अगर पैटर्न होता तो शायद वो इम्पोर्टेंट हाँ, होता। लेकिन अब हाँ, उसका रेलेवेंस थोड़ा-सा कम हो गया है एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। हाँ एंड ग्रेजुएशन बाकी के पर्सपेक्टिव से अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंट्रेंस के हाँ, पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा-सा कम रेलेवेंट है। हाँ, टॉपिक इंटरेस्ट वो जी, बस वही वही ध्यान में रख के, जैसे जो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कहीं से क्लियर नहीं हुआ, किसी लेक्चर से क्लियर नहीं हुआ, जो मेरे नोट्स थे, कॉलेज नोट्स थे, उससे क्लियर नहीं हुआ, तब जेसी जॉरी से उसको एक्स्ट्रा डेप्थ दे दी मैंने। बाकी हुँ, इसके अलावा बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैंने कहीं और से पढ़ी नहीं। आईआर के लिए मैंने पहले ही ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रखी थी मैंने, 2-3 बार पढ़ी थी, उसके अलग से नोट्स बना लिए थे, ग्लोबलाइजेशन हुँ, ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर उसकी भी एंड्रयू हेविड की भी किताब है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स नाम है शायद। ग्लोबल वो भी पढ़ पॉलिटिक्स। सकते हैं। हाँ, हुँ, तो आप दोनों में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ले चुका था मैं बेलिस एंड स्मिथ की ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो मैंने वही ली और उसको इस पे स्टिक रहा मैं, मतलब बहुत लोगों ने कहा भी कि आप वो दूसरी भी पढ़ लीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। बट मैंने हुँ, फिर उसको रखा नहीं, मैंने कहा कंटेंट बहुत ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा हुँ, मटेरियल लेने से फ़ायदा नहीं है, तो वही रखा बेलिस स्मिथ को ही, और उसको भी बहुत बार रिवाइज़ किया, उसके नोट्स बना लिए मैंने कि वो बहुत बहुत लेंथी बुक है अपने आप में, बहुत ज़्यादा हुँ, लेंथी बुक है। तो उसमें से भी इस बार सिलेबस भी उन्होंने डिफाइन कर दिया, और सिलेबस में जो डायरेक्टली लग रहा था कि ये सिलेबस से रिलेटेड है, वो लिया। उसके नोट्स तो पहले से बना रखे थे, क्योंकि पिछली बार दिया था तो थोड़ा-सा बेनिफिट था कि नोट्स थे, तो उसी को बार-बार रिवाइज़ किया, तो आईआर के लिए वहीं से कर लिया था। और बाकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं फॉरेन पॉलिसी वगैरह में से, लेकिन उसके भी पहले मैंने वीएन खन्ना की एक बुक है छोटी-सी, अ, दो 150-200 पेज की होगी, वो पढ़ रखी थी। हुँ, तो इस हुँ, तरह से ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बेसिक बुक से ही क्लियर हुए थे, और बाकी बहुत ज़्यादा हेल्प एमसीक्यू से हुई थी। दोनों ही बहुत साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। और डब्ल्यूपीटी के लिए आपने कौन-सी बुक ली? अ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए एक तो ओपी गावा थी, और दूसरा शेफ़ अली जाको मैंने उसके साथ लिया हेल्प के लिए, दोनों को कंबाइन करके पढ़ा मैंने। पूरा नहीं पढ़ा शेफ़ अली जाको कि वो बुक बहुत उसकी लैंग्वेज बहुत इस तरीके की है, आपको थोड़ा-सा पहले बैकग्राउंड चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, तो जितना ज़रूरत थी उसकी, उतना उसको ऐड ऑन किया मैंने। तो यानी मोस्टली अगर ओपी गुआवा को हम लोग देखें तो उससे वेस्टर्न, इंडियन और पॉलिटिकल थ्योरी
अब ये 3 अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है, अपार्ट फ्रॉम हाँ, लेट्स से पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखते हैं। लेकिन जैसे बेलिसन स्मिथ थी या एंड्रयू हेविट की ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, ये दोनों बुक जो लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। या लास्ट ईयर तक हम लोगों ने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया था लाइक मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक थी। क्योंकि अगर आप हाँ। आईआर, पीआईएसएम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सेपरेट एग्ज़ाम हो रहा है, तो शायद उन सारे टॉपिक्स का रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस या वेटेज एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन इस बार अगर हम लोगों ने जैसे कंबाइन करके देखा तो इंटरनेशनल रिलेशन प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री से मिला के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हुँ, तो आपके हिसाब से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग को वो कुछ पोर्शन्स देख लेने चाहिए। सो ओवरऑल हाँ। जो कन्वर्सेशन में निकल कर आता है कि पहले स्टिक टू द सिलेबस हो जाना चाहिए। सिलेबस में जो-जो वेल डिफाइंड चीज़ें हैं, हम लोग को पहले वो कवर अप कर लेना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग देख सकते हैं। अब उसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हो या ऑर्गनाइजेशंस के बारे में हो, क्योंकि जैसे इस बार ऑर्गनाइजेशंस के बारे में पूछा गया था, तो ऑफ कोर्स वो किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हुँ। इंडिविजुअली हम लोग कुछ-कुछ टॉपिक्स को फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के जो जितने एजेंसीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ है। फॉर एग्जांपल सवाल अगर ये आता है, तो इसको हम लोग को सेपरेटली कवर अप कर लेना पड़ेगा, है ना? यही सर, अ, मैं मैं मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने पिछली बार पढ़ा था, हाँ, उसके भी प्लीज़, प्लीज़। नोट्स थे मेरे पास सेपरेटली, लेकिन इस बार उसका इम्पोर्टेंस लगी नहीं मुझे, मैंने उसको छुआ भी नहीं। हाँ। हाँ, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री को। और हुँ, दूसरा सर जैसे आप आईआर का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ उसमें यूएनओ किसी एजेंसी के बारे में है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो इस चीज़ से हुई कि मैंने उस एजेंसी के बारे में इंटरनेट पे गया और सर्च कर लिया। फिर उसका हुँ, हेडक्वार्टर, उसके फाउंडर्स और उसकी जो फाउंडेशन डेट थी वो सब लिख ली, तो उसी से हुँ, हेल्प हो गई, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गनाइजेशंस के बारे में। इतना हुँ, बहुत ज़्यादा आईआर की थ्योरी वगैरह के बारे में इस बार उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया। हुँ। इनफैक्ट अगर आप जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर नहीं देखा है, तो उसमें आप पेपर देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन्स लाइक पूछा गया है कि ट्रीटी, सॉल्ट ट्रीटी के बारे में। तो वो आप कोल्ड वॉर के रिलेवेंट टॉपिक्स को बस समराइज़ कर लें, तो उससे भी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। और इसको जो है पहले की अगर देखा जाए लास्ट ईयर तक तो मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको डिटेल में दिया गया था, लोगों को वो पढ़ना पड़ता था। जी सर। तो एक चीज़ जो आपसे निकल कर आ रही है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि उसको जो है रिवाइज़ किया जाए, आपको पता चले कि किसका क्या वेटेज है, क्या समझ में आ रही है ना? क्योंकि आपने नोट्स बनाया था और एप्रोप्रिएट नोट्स हर एक टॉपिक के लिए और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि हम लोग को नोट्स कलेक्ट नहीं करने, मल्टीपल बुक्स कलेक्ट नहीं करने। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे जब हम लोगों की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला, "सर, हमने इस टॉपिक के लिए तो 4 बुक पढ़ ली थी।" तो शायद वो कहीं न कहीं अब इर्रेलेवेंट हो गया है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके जो है, वो फ़ोकस्ड आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस सिलेबस में नहीं था फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी कुछ-कुछ थिंकर्स थे या जिनको आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं। हुँ। तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? सर, एक तो क्योंकि पिछली बार जेएनयू का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें तो ऐसे बहुत क्वेश्चन्स होते थे, जो हुँ, बिल्कुल ऐसे आते थे कि पता ही नहीं होता था कि ये कहाँ मिलेंगे, इनके आंसर मिलेंगे भी कहाँ? कई बार तो इंटरनेट पर भी उनके आंसर नहीं मिलते थे। हुँ, सो ऐसा तो पहले से दिमाग में था कि कुछ ऑर्बिट क्वेश्चन्स आने वाले हैं, जो हुँ, आपको नहीं आ रहे होंगे। लेकिन फिर सर यही दिमाग में था कि ऑर्बिट क्वेश्चन सिर्फ़ मेरे लिए नहीं आएँगे, वो वहाँ हुँ, एग्ज़ाम देने जितने लोग बैठे हैं, उन सबके लिए ऑर्बिट क्वेश्चन्स तो आएँगे ही। तो जब मुझे नहीं आता है, बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद भी और इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी जब मुझे उन क्वेश्चन्स के आंसर नहीं आ रहे, तो फिर बाकी लोगों को भी नहीं आएँगे, 90% लोगों को भी नहीं आने वाले हैं क्योंकि प्रिपरेशन का लेवल तो हम सबका एक ही है। तो हुँ, यही सोच के चला था कि ऑर्बिट क्वेश्चन पे फोकस बहुत ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि ऑर्बिट क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 6 आएँगे। अगर उन पे हुँ, फोकस करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली और बहुत डेप्थ में जाके 1 महीना तैयारी करूँगा, तो 5-6 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। जबकि उस 1 महीने में अगर मैं अपनी बेसिक बुक्स को रिवाइज़ कर लूँ 5-6 बार, तो उससे 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएँगे। तो हुँ, ऑर्बिट क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा नहीं। दूसरा सर एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि ऑर्बिट क्वेश्चन्स में कई बार जब हम कहीं लेक्चर देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चली जाती है। तो क्वेश्चन हुँ, पढ़ते ही हमें हमारी एक इनर इंस्टिंक्ट मुझे बताती है कि यही आंसर हो सकता है। उस हुँ, इनर इंस्टिंक्ट के बेस पे मैंने कुछ आंसर इसी तरीके से गैस किया लगा कि एलिमिनेट करके कि ये 3 आंसर ये तो पक्का नहीं हो सकते और ये एक है जो हो सकता है, ये रिलेवेंट लग रहा है। तो इस बेस पे भी हो सकता है। बट सर मैं पर्सनली ये सलाह दूँगा कि ऑर्बिट क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि ऑर्बिट जो आपके लिए है वो सबके लिए है। और हुँ, अगर आप उस पे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है। ऑर्बिट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आप चाहे कितना पढ़ लेंगे तब भी आ सकते हैं। सो उसको उसी तरीके से रखा। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए थे मैंने। क्योंकि हुँ, लगा था कि अगर इसमें नहीं भी आता है अगर फिर भी लेकिन
पॉलिटिकल साइंस का क्यों स्टूडेंट रहा हूँ मैं, इसलिए पब थोड़ी-सी पढ़ रखी थी। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ईज़ी-ईज़ी कॉन्सेप्ट्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह, उनको पहले ही थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था। तो आप अगर बेसिक भी पढ़ लें, अगर शुरू के 1, 2, 3, 4 जो बेसिक टॉपिक्स हैं, वो उसको भी अगर आप पढ़ लें और अगर आप पीवाईक्यू देख लें, तब भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। हुँ। पता है अंकित जी जैसे आप बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेरी क्वेश्चन जो होते हैं हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आईआर, पीआईएसएम दोनों एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। और अगर आप इस बार का सिलेक्शन देखिएगा तो मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो आप आपके बैचमेट रहेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, तो शायद वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को छोड़ दें और पता है एक-एक क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स फेच करता है लेकिन परसेंटेज पॉइंट्स में वो आपको मोर देन 1% इंक्रीमेंट देता है। तो उन स्टूडेंट को क्या बोलिएगा जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है, तो वो आर्बिट्रेरी में आपको क्या लगता है कि कुछ-कुछ एक स्टैंडर्ड सिलेबस हम लोग को देख लेना चाहिए और उसको भी कवर अप कर लेना चाहिए जिसमें कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक कोल्ड वॉर आ जाता है। तो उसको क्या कवर अप करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? स कुछ जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल एकदम नासमझी होगी। जैसे कुछ ऐसे आईआर में अगर आप जैसे अगर मान लीजिए अगर सिलेबस में यूएनओ नहीं भी हो, लेकिन तब भी ये हुँ, बेसिक कॉमन सेंस है कि यूएनओ पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, भले वो सिलेबस हुँ, में ना हो, लेकिन एग्ज़ाम सेटर यूएनओ पे तो क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि वो बहुत बेसिक बात है। वो सिलेबस में नहीं भी लिखी है तब भी उसका एक पार्ट है, वो आईआर का पार्ट है। हुँ, सो ऐसे कुछ जो बहुत कॉमन सेंस है, उसको आप स्टैंडर्ड सिलेबस देखिए किसी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लें, उसमें अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल साइंस की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं देखा है, तब भी आप एक बार उसको कवर कर लीजिए। उससे भी बेटर ये है कि आप जो मैंने जब जैसे मैंने किया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे देख लिए। फ्रॉम हुँ, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, केरला, ओडिशा सारे बेसिक जो पीवाईक्यूज़ थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिए थे। उनसे मेरे को ये आइडिया लग चुका था कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं उनमें भी एक पैटर्न है। वो एक ही तरीके के बार-बार कई बार रिपीट होते हैं जो हुँ, पीवाईक्यूज़ में जो दिख जाता है कि जो आर्बिट क्वेश्चन्स होते हैं। सो आप आर्बिट क्वेश्चन के लिए आप वो कर सकते हैं। कि आप पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करें। जैसे आप बहुत बार पीवाईक्यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हर बार हर एग्ज़ाम में कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम सेट करते हैं उनके। वो फेवरेट टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पीवाईक्यू इसमें हेल्प कर सकता है और कुछ जो बेसिक थ्योरीज़ होती है, जो थीम्स होती हैं पॉलिटिकल साइंस की आईआर की, जो इतनी इम्पोर्टेंट है लेकिन सिलेबस में नहीं है, उनको भी आपको इग्नोर नहीं करना, उनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। आप भले बहुत ज़्यादा ना पढ़ें लेकिन आप एक बार उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो ज़रूर समझ लें, उससे भी काफ़ी हुँ। हेल्प हो जाएगी। और उसके साथ-साथ मान लीजिए जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसको कि कट शॉर्ट कर दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सिलेबस में ना सिर्फ़ लिबरलिज़्म एंड रियलिज़्म के बारे में दिया गया था। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मार्क्सिज़्म की बात करते हैं, मार्क्सिज़्म में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, हुँ, उसको मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है? या डिपेंडेंसी थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो वो मेंशन ही नहीं किया गया है। तो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उसको मेंशन ही नहीं किया गया है। हाँ। क्योंकि और आपका अगर ये सब नहीं मेंशन किया गया है तो ग्रेट डिबेट अगर हम लोग देखते हैं, तो वो हुँ, कैसे इसको इंक्लूड किया जाए? तो आपको हाँ। क्या लगता है कि कुछ-कुछ उन सारे सब्जेक्ट्स जिसमें कि कट शॉर्ट किया गया है लेकिन हम लोग को कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाना चाहिए? क्योंकि अगेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दोज़ स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में शायद ग्रेजुएशन नहीं किया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो शायद आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मैथ्स ऑनर्स से हूँ, मैंने नहीं किया है, तो क्या मुझे वो थोड़ा-सा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस या यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो एक बार सबको देख लेना चाहिए, जो भी अगर पॉलिटिकल साइंस डोमेन से नहीं आते हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, उनको हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो एक बार देख ही लेना चाहिए। जैसे मार्क्सिज़्म है, फेमिनिज़्म है, ये बहुत मेनस्ट्रीम थ्योरीज़ है, अगर आप इनको हुँ, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इनके बिना तो आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस की आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर हुँ, सिलेबस में मार्क्सिज़्म नहीं है, तब भी ये कॉमन सेंस है कि मार्क्सिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हुँ, उसके बिना आप कैसे करेंगे एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा वो। मतलब हुँ, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो इनडायरेक्ट से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पूछ लिया, तो वो हुँ, डायरेक्ट दिखाता है कि ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। सो हुँ, उसको तो आपको करना पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेड है कि आप एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लें और फिर देखें कि सीयूईटी के सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस कितना रेजोनेट करता है और उसके अलावा हुँ। कुछ टॉपिक्स अगर रह जाते हैं, तो फिर उसको भी उसका बेसिक कवर कर लें। लेकिन एक बार डीयू का सिलेबस आप देख लें, वो काफ़ी काफ़ी स्टैंडर्ड सिलेबस है। उसमें से आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो सकती है। तो वो देख लेना चाहिए एक बार। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे अब प्रिपरेशन हो गया, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और शायद इसको आपने पहले भी मेंशन किया है कि लास्ट ईयर आपने प्रिपरेशन किया लेकिन अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं किया,
कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ ली है, तो उसमें से क्वेश्चन्स अगर पूछे जा रहे हैं, तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पे आपने इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की और सेल्फ इवैल्यूएशन के रूप में आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स अगर पूछें तो आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ, ये सारे टॉपिक्स में आप कंसिस्टेंटली गलत कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट यू नीड टू गो एंड रिवाइज़ दीज़ टॉपिक्स? तो किस स तरीके से आपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स को यूटिलाइज़ किया? सर, शुरू में तो 5-6 मॉक टेस्ट तो सारे ही बहुत खराब गए। ऐसा लगा जैसे सब पढ़ा सब था, लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो शुरू में तो सब में बहुत मतलब 75 मार्क्स का या 100 मार्क्स का अगर मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसमें नंबर आ रहे हैं 55, 45 या 65। तो हुँ, उससे लगा कि ये जेएनयू के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। सो हुँ, शुरू में तो ऐसा बहुत लगा, लेकिन फिर उससे ये आइडिया मिल गया कि मॉक टेस्ट में कौन-सी थीम मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे कुछ हुँ, थीम से मान लो डब्ल्यूपीटी मेरा स्ट्रॉन्ग थीम है। मुझे पता है डब्ल्यूपीटी में से मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग थीम है, तो उसको मैं एक बार के लिए रख सकता हूँ और जो मेरी वीक थीम से लेकिन उसमें से क्वेश्चन्स बहुत आ रहे हैं, जैसे आईपीटी मान लो मेरी वीक थीम है और उसमें से क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ रहा है, मैं वही मतलब बार-बार उसको मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये थीम मुझे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसमें मेरे को डीप जाने की ज़रूरत है और उसपे भी अगर जैसे बहुत सारा मॉक टेस्ट देने से पता चला कि थीम में भी कौन से थिंकर है जो मुझे नहीं आते, थ्योरी हुँ, का कौन-सा पार्ट है जो मुझे नहीं आता है, जिसको मुझे कवर करना है, तो ये सब मॉक टेस्ट से हेल्प होता है। ये मॉक टेस्ट के अलावा ये इवैल्यूएशन कोई नहीं कर सकता। मतलब आपने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है तो मैं जानता हूँ मुझे आता है। लेकिन हमें लगता है हमें आता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हम अपने सामने जब क्वेश्चन देखते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि ये पढ़ा था लेकिन अब रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था दिमाग के अंदर। तो वो सिर्फ़ मॉक टेस्ट से हेल्प होता है। तो जब आप कोई भी अगर मॉक टेस्ट दें उसको, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपने नंबर देखे। आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं तो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो तरीका है से आप मार्क्स बढ़ा पाएँगे उसके बाद आगे जाकर। क्योंकि आप जब देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, वो किस थीम से आते हैं। जिस थीम से आ रहे हैं उसमें भी क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर थिंकर है या थ्योरी है जो आप बार-बार गलत करते जा रहे हैं, तो फिर आप उसको भी लिख लें, आप अपने वीक पॉइंट्स लिख लें कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें मैं नहीं कर पा रहा था, तो उनको फिर आप मेहनत करें, उनको आप बार-बार रिवाइज़ करें। अपने स्ट्रॉन्ग थीम्स को भी आप आइडेंटिफाई कर लें कि मेरी स्ट्रॉन्ग थीम्स है, इसमें मैं गलत कर ही नहीं सकता। सो हुँ। मॉक टेस्ट से इसमें बहुत हेल्प होगी। मॉक टेस्ट से आप अपने आप को इवैल्यूएट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम तेज़ी के मॉक टेस्ट को किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और कितना रिकमेंड करना चाहिएगा जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं? सर बहुत हेल्प हुई थी इसकी। पिछली बार मुझे पता नहीं था इसके बारे में। पिछली बार मैंने से इंटरव्यू से आप मेरा ले रहे हैं, मैंने पिछली बार इंटरव्यू देखा था किसी का एग्ज़ाम ट्रेज़री पे, किसी ने जी क्रैक किया होगा किसी ने। सो मैं वही देखा था तब टेस्ट सीरीज़ के बारे में पता नहीं था, फिर दे भी दिया मैंने एग्ज़ाम। लेकिन उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ की अहमियत पता चलने लगी कि इसकी बहुत वैल्यू है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने 10 मॉक टेस्ट लिए थे, 10 एक सीरीज़ ली थी पूरी उसमें 10 पेपर्स थे। सो उससे हुँ, बहुत हेल्प हुई मेरी। मैं मॉक टेस्ट से बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि पढ़ाई मैंने उतनी ही की थी, मैंने पिछली बार भी उतना ही सब कुछ पढ़ा था। लेकिन इस बार मॉक इनफैक्ट इस बार मैंने कम ही पढ़ा होगा उससे कम ही पढ़ा होगा, उतना नहीं पढ़ पाया उतना पिछली बार पढ़ा है। लेकिन मॉक टेस्ट से जो एक्स्ट्रा हेल्प हुई है मेरी उसके अलावा ये काम नहीं हो पाता, उसके बिना ये चीज़ हो ही नहीं पाती। सो मैं आई हाइली रिकमेंड कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन कर लें, आप एग्ज़ाम ट्रेज़री से कर लें, आप एक बार आप उसको ट्राई करें आप क्योंकि उसके बिना आप इवैल्यूएशन भी नहीं कर पाएँगे, उसके बिना आपको शार्पनेस भी नहीं मिल पाएगी और अगर आपको सब आता भी है, तब भी आप एग्ज़ाम के टाइम आपको जो फीलिंग आती है, वो आपको मॉक टेस्ट से ही आएगी। यानी आप मॉक टेस्ट लें, एक पेपर लें और 1 घंटा बैठ जाएँ। 1 घंटे का टाइमर सेट करें और उस एग्ज़ाम को करने बैठे तब आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि आप कितना पानी में हैं और आप कितना जानते हैं। सो आई हुँ। हाइली रिकमेंड दैट। सो अंकित जी पूरा ओवरऑल अगर मैं एक समरी निकालूँ जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कशन से निकल कर आता है एंड मुझे लगता है कि ये सारे तीनों पॉइंट्स पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। पहला एक आ जाता है कि प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर देखिएगा तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्ड होता था एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। एक स्टैंडर्ड होता था किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दूसरा आ जाता है योर प्रिपरेशन कि आपको जब पता चल गया कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बुक्स ले लीजिए, चाहे बुक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं उसको कंसीडर करके नोट्स बना लीजिए। थर्ड आ जाता है फिर फाइनली जब आपने दोनों चीज़ कंप्लीट कर लिया देन योर सेल्फ इवैल्यूएशन कि अगर मान लीजिए उस टॉपिक से प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन या उस टॉपिक से कुछ न्यू क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये मुझे लगता है कि आपके अनुसार से ये रिकमेंडेशन होना चाहिए, एक टाइमलाइन के रूप में कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो ये चीज़ें, ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहिएगा? सर, इसके अलावा मैं एक तो मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि आप पीवाईक्यूज़ देखें।
आप हुँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। हो सकता है आप आते हो सकता है आपको लगे कि तो इर्रेलेवेंट है, हम सीयूईटी का दे रहे हैं, हमको जेएनयू का देखने पुराना जेएनयू का देखने की क्या ज़रूरत है, हमको डीयू का देखने की क्या ज़रूरत है। बट पीवाईक्यूज़ बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं। अगर रिपीट ना भी हो तो आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन सेट कैसे होता है। तो आपने किताब में एक अलग तरीके से पढ़ा, उस सेंटेंस को आपने किताब में अलग तरीके से पढ़ा है, एग्ज़ाम में हुँ, उसी सेंटेंस को एग्ज़ाम में अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। सो हुँ, क्वेश्चन कैसे सेट होता है, क्वेश्चन्स कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, एलिमिनेट कैसे किया जाता है। सो हुँ, पीवाईक्यूज़ सारे देखने हैं आप, जितने जितने आप अवेलेबल हो इंटरनेट पे, सभी तरह के सारे एग्ज़ाम्स के जो पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबके आप एक बार पीवाईक्यूज़ देख लें। दूसरा आप इंटरनेट का, गूगल का, यूट्यूब का बहुत यूज़ करें। आपको कोई थीम मिलती है, उसको आप गूगल पे जाएँ, सर्च करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जैसे आप कोई ऑर्गनाइज़ेशन लिया आपने, उसका फाउंडर, उसके फाउंडेशन डेट, उसका हेडक्वार्टर, इतना आपने लिख लिया, अलग से नोट्स बना लिया। ऐसे आपने सारे ऑर्गनाइज़ेशन लिखे आप क्योंकि अभी बहुत बेसिक बात होगी कि यूएनओ पे क्वेश्चन आता है, यूनिक एजेंसीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको पता है, तो अगर आपको पता है तो फिर वो मार्क्स आपके हाथ में है, अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें तो वो मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। सो उनको आप ग्रैब करें। यूट्यूब पे आप जाएँ, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देखें, ब से आईपीटी तो मैंने पढ़ा भी नहीं किसी किताब से, आप यूट्यूब पे जाएँ, आप एग्ज़ाम ट्रेज़री पे देख लें, आप पुराने बच्चों को देखें उन्होंने कैसे किया था, उनकी स्ट्रैटेजी देखें, वो कौन-सी बुक्स रिकमेंड करते हैं। आप पॉल सेल्स हैंड पे जाके देख सकते हैं, वो चैनल बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। आप एजुसीकर पे जाएँ, एजुसीकर पे बहुत सारे और थीम्स वाइज़ उन्होंने दे रखे हैं लेक्चर्स, वो आप काफ़ी क्लियर कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, मतलब बुक्स तो है ही, लेकिन हुँ, हम इन अ टाइम वी आर लिविंग उसमें बुक्स के अलावा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हुँ। उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज़ एंड इंटरनेट इनका आप अच्छे से इस्तेमाल करें और बाकी सर जो आपने बताई है वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप करेंगे, तो मेरा मानना है कि हो जाएगा। चलिए अंकित जी होपफुली जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके द्वारा दिए गए सारे रिकमेंडेशंस पे अमल उतरेंगे, वो सारे फॉलो करेंगे। हम लोग से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच सर।